अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। जोगिया मेरे सामने से गायब हो गया। मेरे जहन में कलबलाते कई सवाल तिश्ना रह गए। मेरी पुश्त को जहां उसने दागा था वहां अब तक सोजिश थी। मैंने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर एक दस्ती आने की मदद से उस जगह का जायजा लिया। मुझे हैरत हुई कि जहां जलन हो रही थी वहां मामूली सा निशान भी नहीं था। मैं दोबारा बिस्तर पर लेट गया। जोगिया की लच्छेदार बातों पर गौर करने लगा। खास तौर पर वालिद साहब के किसी दूसरे व्यापार वाली बात रह रहकर मेरे जहन में चुभ रही थी, जिसके बारे में ना तो मुझे कोई इल्म था, ना दफ्तर के पुराने अमले के किसी आदमी ने इसका जिक्र किया था। कारोबारी दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं होती जो किसी बड़े कारोबार की दयानतदारी की आड़ में छोटे मोटे कई काम करते हैं, जिसका इंदराज किसी रिकॉर्ड में नहीं होता, बल्कि ये महज टैक्स बचाने के लिए किया जाता है। मगर मैं वालिद साहब के तबीयत और उनकी मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था। वो अपनी ईमानदारी और खालस कारोबारी असूलों की वजह से अपने हलके में एक मकाम रखते थे, इसलिए उनके बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। वो रात बड़ी बेचैनी से गुजरी। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज़ पर भी जोगिया की कही बातों का असर था। फाखरा के सिलसिले में मुझे परेशानी लाहक थी। मैं महज अपनी पसंद और प्यार की खातिर उसकी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकता था। माँ ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए कहा, क्या बात है बेटा, कुछ गुमसुम नजर आते हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैंने कहा, मैं सोच रहा था कि आबो हवा की तब्दीली के लिए 2-4 महीने के लिए कहीं बाहर चला जाऊं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, इत्तेफाक भी कैसे अजीब होते हैं कि फाखरा से शादी के बाद तुमको हनीमून की खातिर 1-2 महीने के लिए मैं खुद बाहर कहीं जाने का मशवरा दूंगी। माँ ने फाखरा का जिक्र निकाला तो जोगिया के कहे जुमले मेरे जहन में निश्तर बनकर चुभने लगे। रशीद फारूकी के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने अपने कारोबार के उम्र रसीदा जनरल मैनेजर का जिक्र निकालकर मौजू बदलने की कोशिश की। क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है कि वो मेरी गैर मौजूदगी में कारोबार संभाल लेंगे? माँ ने बड़े यकीन से कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे वालिद भी इन पर भरोसा करते थे। मैं भी फारूकी साहब की शराफत की गवाह हूँ। तुम आंख बंद करके उन पर एतमाद कर सकते हो। लेकिन रशीद साहब ने तो मुझे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वालिद साहब कभी और कोई कारोबार भी करते थे। मैंने कोई माँ को टिटोलने की खातिर कहा। माँ ने हैरत से पूछा, कोई और कारोबार? मैं समझी नहीं, तुम किस कारोबार का जिक्र कर रहे हो? मैंने पहले आपसे पूछना मुनासिब नहीं समझा माँ जी, मैंने बात बनाने की खातिर कहा। दरअसल मेरे हादसे से 1 हफ्ता पहले किसी ने मुझ पर फ़ोन पर अपनी रकम का तकाजा किया। उसने कहा था कि हमारे किसी निजी कारोबार में वो वालिद साहब के साथ 25% का शरीक था और अब तक उसे मुनाफा की मद में एक माकूल रकम नहीं मिली। वालिद साहब की मौत की वजह से उसने फौरी तौर पर मुतालबा नहीं किया। माँ ने खिलाफत को बड़े तजस्सुस से कहा, तुमने फिर क्या कहा उसे, और वो कितनी रकम का मुतालबा कर रहा था? माँ जी, उसने 1,75,000 का मुतालबा किया। मैंने एक फ़र्ज़ी रकम सुनाई। क्या आपको इल्म है कि वालिद साहब कोई और? माँ ने तेज़ी से कहा, नहीं, तुम्हारे बाप का कोई दूसरा कारोबार नहीं था, लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम उसकी मतलूबा रकम उसके हवाले कर दो। मैंने माँ के जवाब पर हैरत से कहा, क्या मतलब? जब वालिद साहब कोई कारोबार करते ही नहीं थे दूसरा, तो फिर उसको रकम देने का क्या जवाज़ है? माँ ने पहलू बदल कर कहा, तुम्हें भी हालात और वक्त का तजुर्बा नहीं। अक्सर शरपसंद लोग बड़े कारोबारी अफराद से ज़बरदस्ती रकम वसूलने की खातिर इसी तरह के बहाने तराशते हैं और फिर जान का सदका माल होता है बेटा। माँ ने मेरी बात काटते हुए कहा, अगर तुमसे 1 हफ्ता पहले रकम का मुतालबा किया तो तुम्हें पहली फुर्सत में मुझसे मशवरा करना चाहिए था। माँ ने कुछ सोचते हुए अपनी बात जारी रखी, हो सकता है तुम जिस हादसे से दो-चार हुए उसकी पुश्त पर भी इन्हीं बदमाशों का हाथ हो जो तुमसे रकम मांग रहे हैं। मैंने कहा, गोया आप मुझे ये हुक्म दे रही हैं कि मैं गुंडों और लफंगों को उनकी मुंह मांगी रकम दे दूं। मैं माँ के चेहरे का जायज़ा लेने लगा। इस तरह तो उनके मुतालबात और बढ़ जाएंगे। बहस मत करो दानिश, माँ ने हाथ मसलते हुए बेचैनी से कहा, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी कागज़ के चंद टुकड़ों से ज़्यादा प्यारी है। अगर तुम ना रहे तो। माँ ने जुमला पूरा नहीं किया और उनके आंसू निकल आए और वह आंसू पूंछते हुए उठकर अपने कमरे में चले गई। मेरा जहन फिर कलाबाजियाँ खाने लगा। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि माँ मेरे वालिद के मौत के किसी अहम राज को जानती हैं।
जोगिया की दूसरे व्यापार वाली बात की सदाकत जानने की खातिर मैंने माँ के सामने फर्जी कहानी सुनाई और माँ की हालत गैर हो गई। मेरे वजूद के सन्नाटे में गर्म आंधियों से उड़ने वाले संगरेजे चुभने लगे। मैं माँ की दिलजोई की खातिर गया तो उनका चेहरा आंसुओं में भीगा देखकर लरज उठा। मैंने लपक कर माँ को अपनी बाहों के हिसार में लिया। मुझे कुछ नहीं होगा माँ जी, आप घबराएं नहीं। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। अगर आपका हुक्म है तो मैं फ़ोन करने वाले को उसकी मतलूबा रकम दे दूंगा। माँ मेरी बात सुनकर मुतमईन होगी। उसने मेरे चेहरे पर बोसा दिया और मुझे ज़िंदगी और सलामती की दुआएं देने लगी। मैं काफ़ी देर उनके पास बैठा रहा, लेकिन वालिद साहब की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझने लगी। दिन भर मैं माँ के साथ रहा। शाम को लेकर माँ की इजाज़त से अपने पुराने वफादार ड्राइवर के साथ माहौल की तब्दीली की खातिर साहिल समंदर पर चला गया। दानिशवरों का ख्याल है कि समंदर का पानी और उसकी सतह को छूकर चलने वाली हवाएं इंसानी जहन को सुकून पहुंचाती हैं। मैं रेत पर चहलकदमी करता रहा। ग़ुरूब होने वाले सूरज का नज़ारा तफरी करने वालों के तवज्जो का मरकज़ था। हर फर्द ज़ौक़ और शौक़ के साथ इसी मंजर को देखने में मगन था। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। मैं टहलता हुआ अपनी गाड़ी से तकरीबन 50 गज दूर निकल गया। जोगिया की बातें मेरे जहन में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद गूंज रही थी। मैं इन्हीं ख्यालों में था जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं इस तरह चौंका जैसे किसी ने बिच्छू ने डंक मार दिया। मैंने घूम कर देखा तो मेरी सांसों की रफ्तार तेज़ हो गई। वो दरमियाने कद और छुरेरे जिस्म का मालिक था। रंग गंदमी था। उसके जिस्म पर कीमती लिबास था। जिस अंदाज में उसने मुझे रोकने वाली हरकत की वो दोस्ताना थी, लेकिन उसके गले में लिपटा हुआ मफलर मेरे खून की हिद्दत और गर्दिश को तेज़ कर रहा था। मैंने उस रोज़ से पहले उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन उस पर नज़र पड़ते ही मेरे जहन में सलामत खान या रमेश का हुलिया उभरा। मरहूम गुलजार खान ने मुझे रूपनगर में क़याम के दौरान बताया था, रमेश ने 4 दिन की जो मोहलत मांगी थी वो भी पूरी हो रही थी। उसके होंठों पर खेलने वाली मुस्कुराहट भी इस बात की गमाजी कर रही थी कि ये वही आदमी था। जिस अंदाज में वो मुझे देख रहा था उसमें बरतरी और घमंड भी था। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने कहा, तुम शायद वही हो जो मैं समझ रहा हूँ। उसने कहा, हाँ, तुमने ठीक पहचाना। मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम्हें रूपनगर में गुलजार खान ने बताया था। वो मूर्ख अब इस धरती पर नहीं, पर लोग सधार गया। तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं मफलर हटाकर गर्दन का घाव दिखा सकता हूँ, जो मेरी पहचान है। मैंने खुद को संभाल कर कहा, तुम्हारा नाम रमेश है? उसने कहा, हाँ, मेरा नाम रमेश है। तो मैंने कहा, तुमने फिजारों में अपने आप को सलामत खान के नाम से भी मशहूर किया था। नाम की बात छोड़ो, काम की बात करो। उसने लापरवाही से जवाब दिया, मैं अपने दिए हुए वचन के सहारे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुमने यही शर्त रखी थी ना? मैंने उससे घूरते हुए कहा, तुमने मेरे बाप को कत्ल किया। वो कहने लगा, सूत के कच्चे धागे पर वो जो जानलेवा अमल था वो मैंने ही किया था, जो तुम्हारे पिता का शरीर का सारा खून पी गया। उसने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया। फिर बोला, और क्या जानने चाहते हो? मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने अपने गुस्से पर काबू पाया। कोई ना कोई तो वजह होगी। उसके लहजे में तकब्बर था। बिला वजह कौन किसी के खून से हाथ रंगता है? तुम्हारे नापाक और गंदे इरादों के पीछे कोई जाती दुश्मनी थी या किसी दुश्मन ने तुम्हें मुंह मांगी कीमत देकर खरीदा था? मैंने तुमसे फोन पर कहा था कि जो बीत गया उसे अपने जहन से निकाल दो। वो कहने लगा, जो एक बार ऊपर चला गया वो धरती पर लौट कर नहीं आता। तुम्हारे धर्म की किताबों में भी यही लिखा है। फिर बाल की खाल निकालने और गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या मिलेगा? वो कंधे उचकाते हुए बोला, तुमने दो बदू बात करने की शर्त रखी थी। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं अपना दिया हुआ वचन मैंने पूरा किया। अब तुम्हारी बारी है। मैंने उसके जवाब को बर्दाश्त करते हुए कहा, तुम मुझे रूपनगर से क्यों दूर रखना चाहते थे? क्यों और कैसे की बातें छोड़ो दानिश जी। इस बार उसने किसी सांप की तरह फनकारते हुए कहा, तुम पढ़े लिखे शरीफ आदमी हो, उजले तन के मालिक हो। गंद में पत्थर फेंकोगे तो उसकी छींटें तुम्हारे ऊपर आएंगी। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, मैं नीच ज़ात आदमी हूँ। मेरे साथ उलझोगे तो जो कुछ बचा है उससे भी हाथ धो बैठोगे। तुम्हारी मुक्ति इसी में है कि मेरा कहा मान लो। रूपनगर का ध्यान अपने जहन से निकाल दो और वो बातें जो तुमसे गुलजार खान या कश्मीर एम्पोरियम पर उस मूर्ख बूढ़े की भटकती आत्मा ने की थी, जो अपने किए की सज़ा भुगत चुका है। तुम शायद जरगाम की बात कर रहे हो। मैंने रमेश को बातों में उलझाने की कोशिश की।
मुझे कोई आखिरी फैसला करने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। मेरे जहन में जोगिया की पुरस्कार शख्सियत भी थी। उसने कहा था कि मैं रमेश के सामने घुटने टेकने की हमाकत ना करूं। ये भी यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मेरी पुश्त को नाग बिच्छू की मोहर से दाग कर जो मुझे हिफाजत दी गई उसको रमेश नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ये भी कहा था कि मैं रमेश से खौफजदा के बजाय उससे खुलकर बात करूं। उसकी परछाई आड़े वक्तों में मेरे आसपास कहीं होगी। मुझे जोगिया की बातों की तस्दीक भी चाहिए थी कि वो सच कह रहा था या नहीं। रमेश ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारे पिता के उसी मित्र की बात कर रहा हूँ जो बहुत उछल कूद कर रहा था। उस मूर्ख को बड़ा घमंड था अपने असर रसूख पर। वो चंडाल में हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने की भूल कर रहा था। मैं उसे ढील देता रहा, पर जब ढील लंबी हो गई तो मैंने डोर खींचकर उसे भी ऐसा काटा कि पुलिस आज तक खोज नहीं लगा सकी। तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ तुम खुद ही देख लो। उसने तज़हीक आमेज नज़रों से मुझे घूरा। कानून के रखवाले भी मुझे शोबे में उठाकर ले गए। सबसे ज़्यादा मार कुटाई की गई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात के सिवा कुछ नहीं निकला। तंग आकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं चाहता तो अपने इल्म से उन्हें भी तिगनी का नाच नसा सकता था, मगर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उनकी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता तो फिर बात बढ़ जाती। उसने सांस लेकर कहा, अब तुम भी बात को लंबा करने की भूल मत करो, समझ रहे हो ना मेरी बात। मैंने इस बार दुरुस्त अंदाज में कहा, मैं सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, और अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूँ तो। उसने फिर मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, इनकार से पहले एक बार सोच लो, क्या तुम किसी छाया के साथ पंजा लड़ाने की शक्ति रखते हो? मैं दबंग आवाज़ में बोला, नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ज़िंदगी और मौत देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, इंसान सिर्फ डिंगे मारता है। वो कहने लगा, क्या तुमने सिर्फ यही बताने के लिए मुझे दर्शन देने की शर्त बांधी थी? उसका जवाब मैंने खेज था। उसकी आंखों में शैतानी ताकत की परछाइयाँ थीं। वो मुझे अपनी काली ताकत से मरूब करना चाहता था। मैंने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की। मेरी एक बात का जवाब दो। उसने कहा, पूछो। मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या तुम अपने बाप के कातिलों को माफ़ कर देते? वो जख्मी दरिंदे की मानिंद बोला, मैं तुम्हारा भाषण सुनने यहाँ नहीं आया। मर्दों की तरह खुलकर बात करो। मेरे साथ ऐसे इधर उधर की बात करने की भूल की तो तुम्हारा भी अंत जरगाम और कबीर अहमद से अलग नहीं होगा। मैंने कहा, ये तुम कह रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वही ताकत मुझे फिर बचा ले जिसने कार वाले हादसे में मेरी जान की हिफाजत की थी। मैंने जोगिया की बात याद करते हुए कहा। रमेश मेरी बात सुनकर एक लम्हे को चौंका। उसकी आंखों की सुर्खी दो चंद हो गई। मुझे उसकी निगाहें अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस हुई। वो अपनी शैतानी ताकतों को बुरुए कार लाकर मेरी कही हुई बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त जोगिया की मानूस आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी जुबान पर काबू रखना। भूल से भी कोई ऐसी बात मत करना कि खेल चौपट हो जाए। जो पासा भी फेंकना सोच समझ कर फेंकना। क्या मैं रमेश की शैतानी और काली ताकतों के सामने कदम जमा सकूंगा? मैंने दिल ही दिल में सोचा। तुम अपने धर्म के परमात्मा पर विश्वास रखो। जिसकी भक्ति में कोई खोट ना हो वो उसे कभी निराश नहीं करता। मैंने कहा, मुझे अपनी फिक्र नहीं, लेकिन कहीं मेरा और रमेश का टकराव मेरी माँ या मेरी होने वाली बीवी फाखरा के लिए हलाकत का सबब न बन जाए। मैंने अपने अंदेशे का इजहार किया। जरगाम और गुलजार खान भी तो मारे गए। जोगिया ने ठोस आवाज में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो एक बार गंद खा ले फिर उसका कोई दीन धर्म नहीं होता। रमेश मुझे कहरलउद नज़रों से देखते हुए बोला, तुम जिस शक्ति की बात कर रहे हो उसका मेरी ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारा कार हादसे से बच जाना एक इत्तेफाक भी हो सकता है। मेरी बात मान लो, सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे साथ नाता जोड़ लो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। दूर की सोचोगे तो घाटे में रहोगे। मैंने पहली बार उसे ललकारा, रमेश तुम मुझे जो धमकी दे रहे हो उस पर तुम्हारी गंदी जहनीत का दखल है। ताकत के घमंड में तुम शायद इस हकीकत को भूल रहे हो कि दुनिया की हर चीज़ मिट जाने वाली है। एक दिन जब मौत का चुंगल तुम्हारी गर्दन के गिर्द शिकंजा सख्त करेगा तो तुम भी उस मछली की तरह तड़पोगे जो पानी से बाहर होती है। क्या तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा? वो कहने लगा, पहले नहीं सोचा था, लेकिन अब पूरे ध्यान से देख रहा हूँ कि मौत की छाया तुम्हारे सर पर मंडला रही है। उसने जवाब दिया, मुझे सीधी उंगली से घी निकलता नजर नहीं आता।
क्या तुम मैं पसंद करोगे कि मैं तुम्हें 2-4 रगड़े देकर अपनी बात समझाऊं? तुमने कहा था ना कि फाखरा के साथ बातों में उलझाने का ख्याल मन से निकाल दो। वो मुझे हकारत से घूरते हुए बोला। सीधी तरह मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम रूपनगर की कहानी का पीछा करने से बाज आओगे या नहीं? मैंने ठोस लहजे में कहा नहीं। तो रमेश के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उसकी आंखों में गंदी कुव्वतों का रक्स और तेज हो गया। उसकी खूनख्वार नजरें मेरे दिल दिमाग का एक्स-रे करने लगी। कुछ देर वो सीना ताने खड़े देखता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, क्या तुम इस समय मेरी महान शक्ति का कोई चमत्कार देखना पसंद करोगे? मैं यहाँ खेल तमाशे करने नहीं आया, तुमसे दो टोक फैसला करने की गर्ज से आया हूँ। मैंने उसके कमज़ोर जुमले की रियायत से फ़ायदा उठाकर जवाब दिया तो उसके चेहरे पर दुनिया जहान की खबासतें आ गईं। उसकी आंखें किसी अलाव की तरह रोशन हो गईं, जिसमें खौफनाक शोले भड़कते नजर आए। जिस अंदाज में उसकी नज़रें झपके बगैर मेरे जिस्म पर जमी थी, इससे जाहिर हो रहा था कि वो मेरे बारे में कोई आखिरी फैसला करने के सिलसिले में गौर कर रहा है। जरगाम गुलजार खान और मेरे बेगुनाह ड्राइवर को अपनी काली ताकत का निशाना बनाने के बाद उसको शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके सामने डट जाऊंगा। उसका ख्याल भी एक हद तक दुरुस्त था। औलाद होने की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ था कि अपने बाप के कातिलों का खोज लगाकर उन्हें कानून के हवाले करूं। लेकिन ये भी अपनी जगह एक ठोस हकीकत थी कि मैं किसी कीमत कर अपनी माँ को अपनी ज़िद पर कुर्बान होता नहीं देख सकता था। रमेश ने मुझे यही धमकी दी थी कि अगर मैंने रूपनगर से शुरू होने वाली कहानी की बिखरी हुई कड़ियाँ जोड़ने की हिमाकत की तो मेरी माँ की ज़िंदगी भी उसकी पलीद ताकतों के कब्ज़े में आ जाएगी। खुद मैंने भी सोचा था कि माँ की ज़िंदगी बचाने की खातिर मैं वक्ती तौर पर बाप की मौत को या ज़ख्म को सीने की गहराइयों में दफन कर लूँ, लेकिन जोगिया के आने से मेरी हिम्मत बन गई। मैं इस ख्याल की कोई वजाहत नहीं करूँगा कि मैंने जोगिया की बातों पर क्यों एतमाद किया। रमेश की तरह वो भी पुरस्रार ताकतों का मालिक था। दिल की गहराई में झांक लेता था, आंख बंद करके समुंदर की गहराइयों तक गोता लगा लेता। पेश गोई भी कर सकता। मेरे दफ्तर में आकर उसने पहली मुलाकात में मुझे हैरान कर दिया था। उसने कहा था कि उसे कई नामों से पहचाना जाता है, लेकिन मैं उसे जोगिया के नाम से याद रखूं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। उसने बताया था कि वो कई सनतों का मालिक है। दबी ज़ुबान में उसने बताया था कि जो रूपनगर में मेरे मुशाहिदे में बातें आ चुकी थी। इस बात का भी दावा तक किया था कि रमेश की काली कुव्वतों का बरवक्त तोड़ ना किया होता तो ड्राइवर के साथ मैं भी मारा जाता। मेरे दरियाफ्त करने पर उसने ये भी बताया कि रमेश ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी। उस खबीस ने मेरे दिल दिमाग में उभरने वाले ख्यालात को पढ़ लिया जो मनवाला के अपार्टमेंट से वापसी पर मेरे वजूद में कलबला रहे थे। गुज़श्ता रात जोगिया ने अपने कहने के मुताबिक देवी देवताओं के किसी अनमोल तोहफे नाग बिच्छू के डंक से मेरी पुश्त को दाग कर इस बात का दावा किया कि अब रमेश मुझे कुछ नहीं कह सकेगा। उसने मेरे गिर्द एक हिसार कायम किया है। इस वक्त भी जब मैं रमेश के सामने साहिल पर खड़ा था, जोगिया की आवाज़ ने ही मुझे हौसला दिया। उसने कहा था कि मैं रमेश से खौफजदा ना हूँ, बल्कि खुलकर बात करूँ। जोगिया क्यों मेरी पुश्तपनाही कर रहा था? रूपनगर से शुरू होने वाली कहानी में उसका किरदार क्या था? ये सारी बातें मेरे जहन को उलझा रही थी। मेरे जहन में ये भी ख्याल था कि अगर वो लामहदूद ताकतों का मालिक था तो रमेश की बराह रास्त गोशमाली करने के बजाय मेरी ज़ात का सहारा क्यों ले रहा था। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद न जाने क्यों मैं उसकी बात मानकर रमेश को ललकारने में किसी पसोपेश का मुजाहरा नहीं करना चाहता था। मैं जोगिया की बातों की सच्चाई भी आजमाना चाहता था और ये भी जानना चाहता था कि रमेश की काली और नापाक कुव्वतों के मुकाबले पर वो किस हद तक मेरा साथ देगा। साहिल पर लोगों की मौजूदगी में रमेश मेरे साथ झगड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन जिन निगाहों से वो मुझे देख रहा था उनमें दरिंदगी थी, जैसे वो शिकार को फाड़ खाएगा। मुझे तुम्हारे ऊपर रहम आ रहा है और गुस्सा भी, रमेश ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। इंसान के लिए इस धरती पर अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी कोई और चीज़ नहीं होती, और तुम अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। वक्त तुम्हारे हाथ से नहीं निकला, सोच लो। शेर और बकरी का कोई जोड़ नहीं, रमेश ने कहा। मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो, मगर कभी कभी च्योंटी भी हाथी की मौत का बायस बन जाती है। मेरे लहजे में कोई डर नहीं था। रमेश गुस्से से थरथराने लगा। तुम रमेश से पंजा लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने ठोस आवाज़ में कहा, अब मैं पहल नहीं करूँगा। पहले भी कहानी तुमने शुरू की थी, मगर एक बात सुन लो, मैं अपने बाप के कातिलों के साथ कोई समझौता नहीं करूँगा। रमेश कहने लगा, बड़े ऊंचे सुरों में बात कर रहा है मूर्ख।
मुझे भी बता दे कि किसके खूंटे पर इतना उछल रहा है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बेहूदगी का बुरा नहीं मानूंगा, इसलिए कि तुम बता चुके हो कि तुम्हारा ताल्लुक नीच जात से है। मेरा जवाब सुनकर रमेश आपे से बाहर हो गया। उसकी आंखों में शोले से भड़कने लगे। मेरी बात ने जलती पर तीली का काम किया। एक लम्हे तक वो खूनखार नज़रों से घूरता रहा, फिर उसने गले में लिपटा हुआ मफलर खोला तो नाकाबिले बर्दाश्त बदबू का एक भभका मेरे दिमाग को गंदा कर गया। उसकी गर्दन पर नजर आने वाला जख्म नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जिसमें स्याह और सफ़ेद रंग के कीड़े जा बजा थे। मुझे बड़ी शिद्दत से उल्टी आने लगी। ऐसा महसूस हुआ कि दिन भर का खाया पिया पल भर में निकल जाएगा। ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि उसने खुद को रमेश तस्लीम करने के बाद गर्दन की ये जख्म क्यों दिखाया, जो उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि अभी तक उसके पास से गुजरने वाला कोई भी आदमी हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ। मैं अभी उसकी हालत को समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने इत्मीनान से अपने ज़ख्म में से एक कीड़े को चुटकी में दबाकर निकाला। उसकी शोलाबार नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी थी। उसने बड़ी हिकारत से कहा, मूर्ख इंसान, तू अपने बाप की मौत भूल गया। मेरे एक अमल से कच्चा धागा उसके पूरे जिस्म का खून पी गया, तो कि तू किस खेत की मूली है। अभी भी मेरे चरण छूकर मुझसे ज़िंदगी की भीख मांग ले, वरना मैं तुझे किसी खारिशज़दा कुत्ते की तरह जीवन बिताने पर मजबूर कर दूंगा। उसने बात जारी रखते हुए कहा, मेरी गर्दन के इस जख्म को देख रहा है? ये उस महान शक्ति का खजाना है जिसे पाने के लिए मैंने बड़े पापड़ बेले। इस पूंजी को हासिल करने के लिए मैंने जीवन में कई बार मौत का सामना किया, तूफानों से टकराया, न जाने कितने हट्टे कट्टे नौजवानों को भेंट चढ़ाया। तुझे ये जो कीड़े नजर आते हैं, ये वो मेरे हथियार हैं जो किसी भी दुश्मन को पल भर में मौत के घाट उतार सकते हैं। तूने अभी कहा ना कि तू यहाँ खेल तमाशे नहीं देखने आया। मैं तुझे ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा कि तेरी रूह भी मेरे सामने नाचने पर मजबूर हो जाएगी। मेरे कोई जवाब देने की नौबत ना आई। मैं समझ रहा था कि शायद वो नीच जात का मुझसे कोई भोंडा मजाक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने मेरी अक्ल को भी हैरान कर दिया। रमेश ने बड़ी लापरवाही से चुटकी में दबे हुए कीड़े को ज़मीन पर उछाल दिया। वो ज़मीन पर टकराया तो एक खौफनाक धमाका हुआ। ऐसा धमाका कि ज़मीन लरज़ उठी। मैं रबड़ के गेंद की तरह उछलकर दूर जा गिरा और कई लोग अपना वज़न बरकरार न रख सके। साहिल पर भगदड़ मच गई। औरतों ने चीखना शुरू कर दिया, बच्चे सहम कर रोने लगे। हर तरफ अफरा तफरी आ गई। बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। हर आदमी मुंह उठाए जान बचाने की खातिर भाग रहा था। कान फाड़ देने वाली आवाज़ें भी सुनाई नहीं दे रही थी। साहिल पर गश्त करने वाली पुलिस की पार्टी भी घबरा गई। धमाका कैसे हुआ, किसने किया, किसे मालूम नहीं था। हर शख्स अजीब सी कैफियत में था। मेरा लिबास भीगी रेत पर गिरने से ख़राब हो गया, लेकिन चोट नहीं आई। मैं संभल कर खड़ा हो गया। धमाके की जगह से उठने वाला गुबार कम हुआ तो मैंने देखा रमेश, जो अपने ज़ख्म को दोबारा मफलर से छुपा चुका था। उसके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट थी। हमारी नज़रें चार हुईं तो उसने कहा, मैं तुझे 2 दिन की मोहलत देता हूँ। इसके बाद भी अगर तूने मेरा कहा ना माना तो तेरे बाप के बाद तेरी माँ का साया भी तेरे सर से उठ जाएगा। बाद में तेरा नंबर भी आ सकता है। अब जो फैसला करना है बहुत सोच समझ कर करना, वरना तुझे पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर निगाहों से गायब हो गया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।